क्यों, ये मुझे नहीं पता कि एरर क्यों शो होता है। ठीक है, लेकिन ये है कि मैं आपको एक कंसर्न नंबर दे देता हूँ, जो हमारे आईटी के एक्सपर्ट भी हैं, और ये सारे ऑनलाइन का सारा जो चीज़ें हैं, इश्यूज हैं, बच्चों के प्रॉब्लम्स हैं, उन सबको वो मैनेज करते हैं। तो आप उनसे बात कर लीजिए कि ये एरर क्यों शो हो रहा है, क्योंकि मैं तो अपनी तरफ से रिकॉर्डिंग वगैरह कर ही रहा हूँ। ठीक है जी। अच्छा जी, सॉरी। ये प्रीवियस लेक्चर्स हम्म। उनकी रिकॉर्डिंग में मिल जाएगी। हाँ, मिलनी तो चाहिए असूलन, बिल्कुल मिलनी चाहिए, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो एरर क्यों शो कर रहा होता है। सर क्लास ठीक 10 है, पे ये सेव किया करें। क्या करूं? सेव करें सर हम रिकॉर्डिंग को क्लास 10 पे। हाँ, सर आप सेव क्या करें तो फिर मिलेगा। सॉरी सॉरी, फिर बोले। सर ये रिकॉर्डिंग को आप क्लास 10 पर सेव करें सर। नहीं नहीं, सेव करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, मतलब खुद ब खुद ही वो सेव हो जाती है। अब लाइक मेरे, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, अभी मैंने स्क्रीन तो शेयर की हुई है। ठीक है सर उसको डाउनलोड भी करना पड़ता है। जब एक बार जी आप रिकॉर्डिंग खत्म करें ना तो फिर लैपटॉप में जी, उसे डाउनलोड भी करते हैं। तो वो मुझे डाउनलोड करनी पड़ेगी। मेरा नहीं ये नहीं, देखो ना, ये जिन देखो। जिसने लॉगिन किया, सपोज हाँ मैंने लैपटॉप में लॉगिन किया, मैं लेक्चर देखना हाँ, चाहता हूँ तो मैं डाउनलोड करके देख सकता हूँ। एग्जैक्टली यही मैं भी कह रहा हूँ कि डाउनलोड करना पड़ता है। देखो ये सारे पड़े हुए हैं, ये यहाँ पर साथ, ये इस जगह पर ये डाउनलोड लिखा हुआ आ रहा है। आप डाउनलोड दबाओगे, सर वो सारी डाउनलोड होगी, उसके बाद फिर जाके आप उसको सुन सकते हो। ये जी सर लैपटॉप में ये लैपटॉप में चलेगी सिर्फ। नहीं, जब लैपटॉप में एक बार डाउनलोड हो जाएगी, या किसी जी जी पीसी सर, में किसी भी जगह पर, हाँ मोबाइल में डाउनलोड करना चाहो, मेरा ख्याल है मोबाइल में भी हो जाएगी, नहीं लेकिन होती सर, जाहिर मोबाइल में नहीं अच्छा, होती सर, सर मोबाइल में मोबाइल नहीं, सपोर्ट नहीं करता, सिर्फ लैपटॉप। सिर्फ लैपटॉप में होगी सर सर। हमारे लैपटॉप में भी अच्छा, नहीं हो रहा। मुझे इसका नहीं पता कि क्यों सर नहीं ये हो दो रहा। लेक्चर शो हो रहे हैं। क्या चीज? ये दो लेक्चर शो हो रहे हैं। कहाँ? सर ये जो डाउनलोड के ऑप्शन आ रहे हैं दो लेक्चर्स के। हाँ, नहीं नहीं, सारे हैं, ये देखो, जितनी हमारी क्लासेस हुई हैं वो सारे, ये देखो, एक्सक्यूज मी ये सर। सारे के सारे। हाँ जी, बोले। सर मेरा मोहम्मद हसन है सर, मैं ऐड हूँ लेकिन मुझे वो ज्वाइन का ऑप्शन नहीं आ रहा। काइंडली फिर से इनवाइट करें मुझे। ज्वाइन का ऑप्शन नहीं हो रहा, आप ऐड हैं, तो आप बात कैसे कर रहे हैं अगर ज्वाइन का ऑप्शन नहीं आ रहा सर तो? ये दोस्त बैठा हुआ है मेरे साथ जो मेरा क्लास फेलो है सर। आपका नंबर क्या था? नहीं मैं, 36 59 54। एक मिनट, ये हो जाए 36 59 54, है ना? जी यही है। जी बिल्कुल। ठीक है, जी ये मैंने ऐड कर दिया। थैंक यू ये सर। क्या लिखा हुआ आ रहा है? दिस मेंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द टीम। अब आ गया ऑप्शन। अब ओके आ सर। गया, चलो ठीक थैंक है, यू। माय प्लेजर। ठीक है जी। तो अब मैंने मतलब ये कॉन्सेप्ट सारा लिमिटेड का बताया। अच्छा, एक दो चीजें इसके अंदर मैंने कहा था कि वो रहती हैं, और रहती जो चीजें हैं वो क्या है? एक तो ये है कि लिमिटेड कंपनी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, इन दोनों में एक डिफरेंस होता है। लिमिटेड कंपनी के अंदर अनलिमिटेड नंबर ऑफ शेयर होल्डर हो सकते हैं, जिस पर कोई लिमिट नहीं है, जबकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स 50 हो सकते हैं, 50 से ज्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, क्योंकि फ्रेंड एंड फैमिली कंपनी होती है अनलिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली कंपनी होती है। ठीक है, तो इसलिए इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर होल्डर जो शो हो सकते हैं या ऐड हो सकते हैं वो है 50। क्योंकि कम नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स होते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर, ठीक है ना, इसलिए एक तो इनके शेयर्स ट्रेड नहीं होते, मतलब इनके शेयर जो है ना सेकेंडरी मार्केट के अंदर ट्रेड नहीं होते, स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ट्रेड नहीं होते। ठीक हो गई बात? और अगर कोई शख्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का मेंबर है, ठीक है ना, यानी कि शेयर होल्डर है,
और वो चाहता है कि वो शेयर्स बेचे किसी को, तो उसके लिए लाजमी है कि वो अपने किसी फैमिली मेंबर को या किसी फ्रेंड को ही बेच सकता है। वो ऐसे आम जनरल पब्लिक को ओपनली नहीं बेच सकता, ये उसके लिए लाजमी होता है। ठीक हो गई बात। अच्छा, अब समटाइम ऐसा होता है कि मतलब एक कंपनी है वो प्राइवेट लिमिटेड, और उसके नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स 50, और वो स्लॉट फिल हो गई है। लेकिन वो चाहता है कि यार मेरे पास और फैमिली मेंबर्स भी हैं और मुझे पैसे की जरूरत भी है, बिजनेस में मेरा बिजनेस ग्रो भी कर रहा है, तो मैं और लोगों को ऐड करना चाहूं तो अब मैं क्या करूं? मैं तो प्राइवेट लिमिटेड से आगे बढ़ नहीं सकता, क्योंकि मेरी तो स्लॉट 50 वाली फुल हो गई है और मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। तो उसके लिए फिर गवर्नमेंट ने एक और ऑप्शन भी दी हुई है कि वो शख्स अपनी कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट करवा सकता है, लेकिन उसके शेयर्स जो है ना वो स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड सेल परचेज नहीं होंगे। तो ऐसी कंपनी जो प्राइवेट लिमिटेड से पब्लिक लिमिटेड में कन्वर्ट हो और उसके शेयर्स भी ट्रेड ना हो स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, उस कंपनी को कहते हैं हम अनलिस्टेड पब्लिक लिमिटेड कंपनी। अनलिस्टेड कंपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी, मतलब अनलिस्टेड होती है, पब्लिक लिमिटेड होती है, ठीक है ना, जिसके शेयर्स कैन नॉट बी ट्रेडेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, और ये जो लिस्टेड कंपनी होती है, ठीक है ना, ये क्या होती है? ये भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है। But shares can be traded on stock exchange। ये फर्क होता है लिस्टेड में और अनलिस्टेड कंपनी में। दोनों पब्लिक लिमिटेड कंपनीज होती हैं, एक के शेयर्स ट्रेड होते हैं, लिस्टेड होते हैं स्टॉक एक्सचेंज में, लिस्टिंग होती है, ट्रेड हो सकते हैं, और एक के शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड नहीं हो सकते। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई है। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को तो आइडिया होगा, अगर नहीं है तो मैं बताता हूँ कि कंपनीज में चूंकि ओनर कोई और होता है, ऑपरेटर या बिजनेस का रन करने वाला कोई और शख्स होता है। अब जिसकी वजह से होता ये है कि जो डायरेक्टर्स होते हैं जो कंपनी को रन कर रहे होते हैं, ठीक है ना, उनमें फ्रॉड का एलिमेंट ज्यादा होता है। इस फ्रॉड के एलिमेंट को रोकने के लिए एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया दुनिया में। ये आज से ज्यादा पुरानी बात नहीं है, यानी कि 2005 के अराउंड में ये बात इंट्रोड्यूस करवाया गया। ठीक है, वो ये था कि पब्लिक लिमिटेड लिस्टेड कंपनीज जो है ना, पब्लिक लिमिटेड लिस्टेड कंपनीज, इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया। एक हिस्सा कहलाता है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स और दूसरा हिस्सा कहलाता है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। ठीक है, ये समझ में आई? ये मैं आप लोगों के ये सामने ले आया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, लेकिन ये सब कंपनी के साथ नहीं होता। ये लिमिटेशन है ओनली विद द पब्लिक लिमिटेड लिस्टेड कंपनी। ये लिमिटेशन है पब्लिक लिमिटेड लिस्टेड कंपनी के साथ, कि जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है, ईडीज एंड एनएडीज।
ठीक है, अब फर्क क्या है ईडी में और एनईडी में? ईडीज जो हैं वो बेसिकली एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं, ये एम्प्लॉय भी होते हैं कंपनी के, इनको सिलेक्ट शेयर होल्डर्स ही करते हैं, इनको मंथली सैलरी मिलती है, ये बेसिकली डे टू डे ऑपरेशंस में इन्वॉल्व होते हैं कंपनी के अंदर। तो फिर एनईडी क्या हुए? एनईडी ये वो होते हैं जो कंपनी के एम्प्लॉय नहीं होते, ये बेसिकली कंपनी के एक तरह से कंसल्टेंट होते हैं। इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कुछ ईडीज होते हैं, कुछ एनईडीज होते हैं। ईडीज एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी होते हैं, इनको मंथली सैलरी भी मिलती है, ठीक है, जबकि एनईडी एम्प्लॉय नहीं होते, इनको मंथली सैलरी भी नहीं मिलती। तो फिर ये कौन होते हैं? ये बेसिकली काइंड ऑफ कंसल्टेंट्स होते हैं जो ईडी के ऊपर एक तरह से कंट्रोल रखते हैं कि कहीं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो कि एम्प्लॉय हैं, ठीक है, वो किसी फ्रॉड के अंदर इन्वॉल्व ना हो जाए, कोई फ्रॉड कंपनी के साथ ना हो जाए, कोई मिसहैप कंपनी के साथ ना हो जाए। तो इस फ्रॉड को, इस मिसहैप को रोकने के लिए, फ्रॉड को, मिसहैप को रोकने के लिए जो एनईडीज हैं वो एक तरह से अपना कंट्रोल रखते हैं ईडीज के ऊपर। लेकिन एनईडीज ये वो लोग नहीं होते कि सुबह 9 बजे आए और शाम को काम करते रहे। ये हर वक्त नहीं होते, हर वक्त नहीं कंपनी में आते। ये तब आते हैं जैसे मंथली मीटिंग एक कर ली, क्वार्टरली मीटिंग्स कर ली, इवैल्यूएट कर लिया, चेक कर लिया ईडीज को, ये वो लोग होते हैं। जबकि ईडीज चूंकि एम्प्लॉय होते हैं, 9 to 5 के एम्प्लॉय होते हैं, ये सैलरी लेते हैं, अपनी बेनिफिट्स लेते हैं अपने, ठीक है ना, और ये काम करते हैं डे टू डे ऑपरेशंस, यानी कि सप्लायर को पेमेंट करनी है, परचेज करनी है, सेल करनी है, प्रोडक्शन करनी है, एचआर का काम है और बहुत सारे काम है। तो सारे काम ईडीज कर रहे होते हैं। एनईडीज सिर्फ अप्रूवल देते हैं, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन वो ये जरूर निगाह रखते हैं कि ये किसी फ्रॉड में ना इन्वॉल्व हो जाए। तो इसलिए एनईडीज कंसल्टेंट होते हैं, ये ज्यादा क्वालिफाइड लोग होते हैं, ये ज्यादा लिटरेट लोग होते हैं जो कंट्रोल करते हैं किसको? ईडीज को। लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट तो एनईडीज भी काम नहीं करते। एनईडीज को जो पेमेंट मिलती है उनकी मीटिंग्स की, उनके टाइम स्पेयर करने की, ठीक है, उसे हम कंसल्टेंसी फी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, ये कंसल्टेंट होते हैं तो जाहिर है ये तो रिटायर वगैरह की कहानी नहीं होती। रिटायर तो ईडीज होते हैं, ये तो रिटायर नहीं होते, ये तो कंसल्टेंट होते हैं। जब जरूरत पड़ती है तो इनको आप हायर कर ले, तो नहीं पड़ती तो ये अपना साइड पर काम करते रहते हैं, अपना जो भी इनका काम होता है। ये इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब ये वो लोग होते हैं कि जिनका कोई ताल्लुक एम्प्लॉय से नहीं होता, जो ना कस्टमर्स होते हैं ना सप्लायर्स होते हैं, ठीक है ना, ये इंडिपेंडेंट होते हैं, टोटली इंडिपेंडेंट लोग होते हैं, कोई फैमिली रिलेशन डायरेक्टर्स के साथ नहीं होता, ठीक है ना। इनका काम सिर्फ ईडीज को मैनेज और मेंटेन करना होता है कि यार ईडीज कहीं किसी फ्रॉड, एरर या किसी इस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना हो जाए, ठीक है ना। दे आर इन्वॉल्व इन मॉनिटरिंग द कंपनीज डायरेक्टर, कंपनी के डायरेक्टर को या ईडीज को मॉनिटर कर रहे होते हैं, चेक कर रहे होते हैं कि यार वो किसी गलत एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना हो जाए, ठीक है। अच्छा, फिर आगे एक और बात कि ये जो है ना, ये बेक नहीं है, बेसिकली ये इवैल्यूएट द स्ट्रेटेजी है। एक मिनट, ईडीज जो हैं, मतलब एनईडीज जो हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, जो एम्प्लॉयज नहीं होते, ठीक है ना, ये बेसिकली इवैल्यूएट करते हैं स्ट्रैटेजी को, कंपनी की डायरेक्शन को, कंपनी के टारगेट्स को, कंपनी की परफॉर्मेंस को, ठीक है। और वो कैसे करते हैं? ये बेसिकली एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को चेक करते हैं कि यार तुझे जो टारगेट दिया था इसने टारगेट पूरा किया है कि नहीं किया। किया है तो अच्छी बात है, नहीं किया तो रीजन दो क्यों। क्योंकि शेयर होल्डर ने, समझ लो, इनको एक रोल दिया होता है जो कि पुलिस वाले का रोल होता है।
जैसे पुलिस वाला जराइम पर नजर रखता है, ठीक है ना, और जुर्म को होने से रोकता है, ठीक है, सजा, जुर्म अगर हो जाए तो मुजरिम को पकड़ता है, बिल्कुल इसी तरह एनईडी एक पुलिस वाले के रोल में काम कर रहे होते हैं, जो ईडी के ऊपर नजर रखते हैं, ठीक है ना, उनकी जो मिस मैनेजमेंट होती है या उनके जो फ्रॉड के चांसेस होते हैं उसको कंट्रोल करते हैं, नजर रखते हैं, कोई गलती हो जाए तो उसको पकड़ते हैं, उनको बताते हैं, ठीक करते हैं। तो समझ लो कंपनी में अगर कोई पुलिस वाले का रोल परफॉर्म कर रहा होता है तो वो ईडीज एनईडीज होते हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, ये पुलिस वाले का रोल परफॉर्म करते हैं। और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स जो होता है ये बेसिकली समझ लो गवर्नमेंट का रोल परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है ना, यानी कि मुल्क को जैसे चला रहा है गवर्नमेंट, ठीक है, इसी तरह ये कंपनी को चलाते हैं। जैसे पाकिस्तान में अगर मैं कहूँ ना एनईडी का रोल किसका है, जो जुडिशरी और पुलिस, यानी कि जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इनका और पुलिस का काम है निगाह रखना गवर्नमेंट के ऊपर। नैब है, इसका भी यही काम है। तो ये तीन इदारे ऐसे हैं जो पुलिस वाले पुलिसिंग का रोल कर रहे हैं गवर्नमेंट के ऊपर, कि गवर्नमेंट कहीं फ्रॉड, एरर, मिसमैनेजमेंट में तो इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। अब बात ये है कि आमतौर पर फिर गवर्नमेंट में अगर ये सारी चीजें काम कर रही हैं तो गवर्नमेंट में खराबी क्यों आए और इतने फ्रॉड और करप्शन के केसेस क्यों हो, तो उसकी वजह ही यही होती है कि ये जो पुलिस वाले होते हैं, जुडिशरी होती है, ये अपना रोल ईमानदारी से परफॉर्म नहीं करते। तो इसी वजह से जब कंपनी के अंदर एनईडी सिलेक्ट किए जाते हैं तो उनकी ईमानदारी को बुनियादी शर्त करार दिया जाता है। तो शेयर होल्डर्स जब एनईडी सिलेक्ट करते हैं तो वो खास इस चीज के ऊपर नजर रखते हैं कि ये लोग ईमानदार होने चाहिए, एक बात, ठीक है, और ये लोग कॉम्पिटेंट होने चाहिए, एक्सपर्ट होने चाहिए, दो बातें बस, ईमानदारी और कॉम्पिटेंसी। ज्यादा मतलब इनके ऊपर ज्यादा भारी जिम्मेदारी आयद होती है ईमानदारी की और कॉम्पिटेंसी की, एज कंपेयर टू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। यहां तक बात समझ में आ गई? कोई इशू है तो बता दो, अदरवाइज ये टॉपिक हमारा ये वाला खत्म हो गया। सर ये हर ईडी से एम्प्लॉय होता है? हाँ, हर ईडी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है वो एम्प्लॉय होता है, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एम्प्लॉय नहीं होता, ठीक है, वो सर कंसल्टेंट होता ईडी जो है वो शेयर होल्डर हो सकता है। हाँ, ईडी शेयर होल्डर हो सकता है, ठीक है ना, सर लेकिन एनईडीज का और भी एनईडी कोई शेयर होल्डर नहीं हो सकता। हाँ जी बोले। एनईडीज का और भी कोई नाम है सर? नहीं, एनईडीज को नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कहते हैं, और नाम और तो ऐसा कोई नाम नहीं होता, ठीक है। शेयर होल्डर्स की एनईडीज और ज्यादा सी जी, एनईडीज और एनईडीज एनईडीज ये भी चेक ही करते हैं जब कंपनी को ये कॉल लॉस हो रहा है किस तरह चल रही थी। आवाज थोड़ी सी कट रही है आपकी, मुझे पूरी बात नहीं समझ में आई, क्या क्या कह रहे हैं आप? सर कोई और किसी को समझ में आई हो तो वो मुझे बता सकता है। नहीं, मुझे आवाज कट रही है। मेरी आवाज तो नहीं कट रही, आप लोगों को मतलब साफ आ रही है? जी सर साफ आ रही है। है। यस सर आपकी हाँ, आवाज क्लियर है। तब यही कहा कि कॉल लॉस यस क्यों मुझे नहीं आवाज आ रही भाई, ये मेरे ख्याल से सारी क्लास ही सुन रही है, तो ये आवाज किसी को अगर साफ आ रही हो तो मुझे रिपीट कर दे वो क्वेश्चन। नहीं नहीं आ आ रही रही सर। क्यों बिल्कुल यहाँ? आया सर, प्रॉब्लम है मोबाइल में। हाँ, इनके इंटरनेट कनेक्शन में मे भी कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। चले एक मिनट में एक काम कर लूं। हाँ जी, तो अब या तो आप ग्रुप में लिख कर भेज दें जो भी क्वेश्चन आप पूछना चाह रहे थे, तो मैं उसको पढ़ के जवाब दे देता हूँ,
ठीक है ना, क्योंकि जब तक ये बात नहीं समझ में आएगी तो तब तक बात आगे नहीं बढ़ेगी। चले ठीक है, बाद में पूछ लीजिएगा, कोई मसला नहीं, मैं भी यहीं पर ही हूँ। ठीक है, अ, आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी चीजें हुई प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन और इसकी। ठीक है, अच्छा प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में ना एक और चीज भी होती है, लिमिटेड। हमने तो अभी तक लिमिटेड बाय शेयर ही पढ़ा है ना। ठीक है, एक होती है लिमिटेड बाय गारंटी। लिमिटेड बाय गारंटी का क्या मतलब है? लिमिटेड बाय गारंटी का मतलब ये है कि जहां पर शेयर होल्डर्स जो है ना अपनी पर्सनल गारंटी देते हैं। भाई ये कंपनी है, इसमें फॉर एग्जांपल एक शेयर होल्डर ने 2 लाख रुपए एज अ शेयर कंट्रीब्यूट किए। ठीक है, अच्छा अब साथ साथ वो 2 लाख रुपए तो कंट्रीब्यूट करेगा ही करेगा, साथ साथ वो एक लेटर देगा जिसको कहते हैं लेटर ऑफ गारंटी, जिसमें वो कहेगा कि अगर ये 2 लाख रुपए डूब गए मेरे कंपनी के अंदर तो मैं अपने जाती एसेट से, पर्सनल एसेट से, ठीक है, 2 लाख रुपए मजीद की गारंटी देता हूं। तो वो लेटर ऑफ गारंटी देता है। तो ऐसी कंपनी जिसमें शेयर होल्डर्स ने जहां पैसे कंट्रीब्यूट किए हुए हों वहां साथ साथ लेटर ऑफ गारंटी भी दिया हुआ हो। जैसे हर शेयर होल्डर ने 2-2 लाख रुपए कंट्रीब्यूट किए, साथ साथ हर शेयर होल्डर ने लेटर ऑफ गारंटी दिया। लेटर ऑफ गारंटी बैंक से बनवा के दिया जाता है कि अगर खुदा ना खास्ता कंपनी डूब गई या कोई मसला हुआ, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आई, तो हमारे लेटर ऑफ गारंटी भी कंपनी के पास जमा है। कंपनी चाहे तो उन गारंटी को भी इन कैश कर सकती है, उस गारंटी से भी पैसे निकलवा सकती है। ठीक है ना, तो इस तरह की कंपनी जिसमें शेयर्स के साथ साथ लेटर ऑफ गारंटी भी शामिल हो तो उसे हम कहते हैं लिमिटेड कंपनी, लिमिटेड बाय गारंटी कंपनी। यानी कि एक ऐसी कंपनी को जो कि लिमिटेड बाय गारंटी है, यानी कि सिर्फ उस हद तक लिमिटेड नहीं है जिस हद तक शेयर होल्डर ने अपने शेयर्स या पैसे या इन्वेस्टमेंट इंक्लूड की हुई है, बल्कि इसमें लेटर ऑफ गारंटी भी शामिल है। तो कल को कंपनी को मसला होता है, कंपनी लॉस में जाती है, तो लेटर ऑफ गारंटी को हम इन कैश करके, यूज करके हम वो लॉसेस कवर कर सकते हैं। बहुत कम कंपनीज ऐसी होती हैं जो गारंटी लिमिटेड होती हैं। और इसमें वैसे चलो ये बता दूं कि गवर्नमेंट कंपनीज अक्सर गारंटी लिमिटेड होती हैं, यानी कि गवर्नमेंट जिसमें गारंटी देती है कि अगर ये कंपनी लॉस में गई तो इसके लॉसेस गवर्नमेंट खुद भरेगी। ठीक है, तो ये वाला सेक्शन खत्म हुआ। आगे बढ़ते हैं हम नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में। तो इसकी तो सबसे आसान डेफिनेशन मैंने ही बताई कि भाई दे हैव एनी पर्पस अदर देन प्रॉफिट मेकिंग। कुछ भी ये कर सकते हैं बट प्रॉफिट मेकिंग नहीं कर सकते। ठीक है ना, पब्लिक वेलफेयर हो गया, किसी के बेनिफिट की बात हो गई, एजुकेशन फैलाने की बात हो गई, लोगों को घर देने की फ्री ऑफ कॉस्ट बात हो गई, कोई भी चीज, किसी की डेवलपमेंट की बात है, किसी को एजुकेशन देनी है, किसी की कोई जहेज वगैरह देना है, शादी करवानी है, मतलब ऐसी कंपनीज, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, जो प्रॉफिट मेकिंग के अलावा जनरल पब्लिक वेलफेयर के काम करें, ठीक है ना, उसे हम कहते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को बुनियादी तौर पर 4 हिस्सों में या 4 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। पहली है पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, दूसरी है एनजीओज, एनजीओ स्टैंड फॉर नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तीसरी है कॉर्पोरेट सोसाइटीज, म्यूचुअल एसोसिएशंस, ये चौथी है। ठीक है, अच्छा अब देखो यहां एक लफ्ज मैंने लिखा पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। पब्लिक सेक्टर
ऑर्गेनाइजेशन में और पब्लिक लिमिटेड कंपनी में जमीन आसमान का फर्क होता है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी होती है, जबकि पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है, एनएफपी में आती है। ठीक है, अब देखते हैं कि पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन क्या है। अच्छा, ये याद रखिए कि एग्जामिनर इस चीज को टेस्ट करता है, तो जब भी क्वेश्चन आपने पढ़ना है केयरफुली पढ़ना है, बहुत केयरफुली पढ़ना है कि जी पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है ये, ठीक है, और पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, दोनों के मोटिव में फर्क है, पर्पस में फर्क है, रीजन में फर्क है। तो एग्जामिनर जो है इस चीज को टेस्ट करता है कि क्या आपको इसके डिफरेंस का पता है। अच्छा, अब आगे आते हैं पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस कौन सी होती हैं? वो तमाम ऑर्गेनाइजेशन विच इज ओन्ड एंड रन बाय गवर्नमेंट, वो सारी ऑर्गेनाइजेशन ओन्ड एंड रन बाय गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन कहलाती हैं। ठीक है, अब इसकी एग्जाम्पल तो मैंने आप लोगों के सामने लिखी हुई है, आर्मी है, पुलिस है, पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं, पब्लिक स्कूल्स हैं, जैसे नेशनल टेलीविजन पाकिस्तान में पीटीवी और यूके में बीबीसी है। ठीक है, इसी तरह पीआईए है, पाकिस्तान स्टील मिल्स है। ठीक है, ये सारी ऑर्गेनाइजेशन जो है पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन के दायरे में, लिमिटेशन में आती हैं। जितनी मिनिस्ट्रीज हैं ये पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन हैं, मतलब जैसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ है, इंटीरियर मिनिस्ट्री, सारी हैं तो ऑर्गेनाइजेशंस ना। लेकिन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? ये पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है। इनका काम प्रॉफिट मेकिंग नहीं होता, इनका काम होता है गवर्नमेंट को सपोर्ट करना, हेल्प करना, कंट्री को रन करना। इसलिए मैंने लिखा अदर देन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन या प्रॉफिट मेकिंग। ठीक है, इसमें मैंने ये येलो किया हुआ है पब्लिक यूनिवर्सिटीज और पब्लिक स्कूल्स, एग्जामिनर इसको टेस्ट करता है। आगे बढ़ते हैं, कुछ फीचर्स हैं पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस के। ठीक है, वो फीचर्स क्या हैं? सबसे पहला फीचर मैंने लिखा अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है आंसरेबिलिटी, जवाबदेही। तो पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन भाई किसको जवाबदेह होती हैं? पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस आर अकाउंटेबल, आर आंसरेबल टू पार्लियामेंट। पार्लियामेंट को आंसरेबल होती है। और यहां मैंने लिखा पार्लियामेंट क्या है भाई? पार्लियामेंट दो हाउसेस का मजमुआ है। इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू हाउसेस, अपर हाउस, लोअर हाउस। अच्छा, यूके में अपर हाउस कहलाता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स, और लोअर हाउस कहलाता है हाउस ऑफ कॉमन्स। हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ कॉमन। पाकिस्तान में अपर हाउस कहलाता है सेनेट और लोअर हाउस कहलाता है नेशनल असेंबली। ठीक है, और जाहिर है आगे थोड़ी सी मैंने एक्स्ट्रा चीजें इसके अंदर लिखी हैं। लॉ इज मेड बाय पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का मतलब है पार्लियामेंट कॉम्बिनेशन है इन दोनों का, अपर हाउस का और लोअर हाउस का। यहाँ एक चीज लिखी हुई है पीएसओ, तो ये पीएसओ पेट्रोल पंप वाली पीएसओ नहीं है। पीएसओ का मतलब है पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। पीएसओ का मतलब है पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। ये जो है इसका मतलब पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अच्छा, अब कानून साजी या लेजिस्लेशन या लॉ मेकिंग इज डन बाय पार्लियामेंट। ठीक है, पार्लियामेंट लॉ बनाती है, उसको अप्रूव करती है, दोनों अपर हाउस और लोअर हाउस। ठीक है, और फिर वो लॉ इम्प्लीमेंट हो जाता है। और इस लॉ के तहत जितने भी पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो पुलिस है, चाहे वो पार्लियामेंट, चाहे चाहे वो पब्लिक यूनिवर्सिटीज, स्कूल, मिनिस्ट्रीज, रेगुलेटरी बॉडीज, ठीक है, ये सारी की सारी आंसरेबल होती हैं पार्लियामेंट को।
हो गई बात। दूसरा फंडिंग पे आ जाते हैं। फंडिंग, भाई पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन अपने फंड कैसे जनरेट करती है, पैसे कैसे जनरेट करती है? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में तो हमें पता है कि लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन या दूसरे अल्फाज में गवर्नमेंट, क्योंकि ओन्ड एंड रन बाय गवर्नमेंट है, तो वो पैसे कैसे जनरेट करती है, उसके फंड कौन करता है? तो तीन रास्ते होते हैं फंडिंग के, पैसे जनरेट करने के। सबसे पहला रास्ता तो टैक्स है, कि हम गवर्नमेंट को जो टैक्स देते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट उसी टैक्स को फंड में यूज करती है, ठीक है। दूसरा जो है वो कहलाता है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन ऐसे टैक्स होते हैं जो जिंदगी में एक बार दिए जाते हैं, ठीक है, वो बार बार नहीं होते। बहुत सारे ऐसे टैक्सेस हैं जो लाइफ टाइम नहीं होते, लाइक आपने कोई मेंबरशिप, लाइफ टाइम मेंबरशिप, आपने गाड़ी परचेज की, लाइफ टाइम उसकी पैसे दे दिए गवर्नमेंट को रजिस्ट्रेशन के, तो हम कहेंगे भाई ये सब्सक्रिप्शन है। जब तक कि आप दूसरी गाड़ी कोई और एक्टिविटी नहीं करोगे, आपको कोई एक्स्ट्रा टैक्स नहीं इसमें भरना पड़ता, ठीक है, उसे सब्सक्रिप्शन कहते हैं। तीसरी चीज है बोरोइंग। बोरोइंग के लिए एग्जामिनर जो लफ्ज यूज करता है वो कहलाता है पब्लिक सेक्टर नेट कैश रिक्वायरमेंट, PSNCR। इसलिए मैंने येलो किया हुआ है कि एग्जामिनर इसको टेस्ट करता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज मुझे भूल ना जाए तो मैं बता दूं कि कल आप लोगों ने क्लास में मुझे याद दिलाना है, तो मैं ग्रुप में आपसे, ये नोट्स मेरे कंप्लीट हो गए हैं तो ये मैं आपसे शेयर कर लूंगा ग्रुप में, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में, तो मुझे याद दिलाइएगा आप, ठीक है जी। अच्छा, अब बोरोइंग, बोरोइंग मतलब कर्जा। तो गवर्नमेंट सबसे पहले अपने फंड्स पूरे करती है टैक्स से, फिर सब्सक्रिप्शन से, फिर जो कमी बेशी रह जाती है गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस में, तो वो गवर्नमेंट पूरा करती है किससे? बोरोइंग से, यानी कि कर्जे लेकर। अब कर्जे दो तरीके से लिए जाते हैं, दो सोर्सेज होते हैं कर्जे लेने के गवर्नमेंट के पास। एक कहलाता है इंटरनल बोरोइंग, एक कहलाता है एक्सटर्नल बोरोइंग। तो भाई इंटरनल बोरोइंग तो आप अपने मुल्क के बैंकों से कर्जे लेते हैं, यानी कि गवर्नमेंट अपने मुल्क के अंदर जो बैंक हैं उनसे गवर्नमेंट कर्जा लेती है, लाइक स्टेट बैंक से गवर्नमेंट कर्जा लेती है। स्टेट बैंक क्या करता है, वो जो लोकल बैंक्स होते हैं, कमर्शियल बैंक्स होते हैं, उनसे पैसे इकट्ठा करके गवर्नमेंट को देता है कर्जे के तौर पर। गवर्नमेंट जो है आम पब्लिक, जनरल पब्लिक से भी कर्जा लेती है। जैसे हमारे यहाँ आपने अक्सर एक लफ्ज सुना होगा, नेशनल सेविंग, इदारा बराए कौमी बचत, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल सेविंग्स। तो हम ये खरीदते हैं ना, सर्टिफिकेट, बॉन्ड्स, सर्टिफिकेट्स, ठीक है ना, बेयरर बॉन्ड्स, ये सब चीजें जो हम खरीदते हैं, अब क्या कहते हैं उन जो बॉन्ड्स हम खरीदते हैं, जिसमें कुरानदाजी भी होती है और इनाम भी निकलता है, और ये सारे वो गवर्नमेंट, हाँ, प्राइस बॉन्ड। ये जो आप प्राइस बॉन्ड गवर्नमेंट से परचेज कर रहे होते हो ना, बेसिकली आप वो गवर्नमेंट को कर्जा दे रहे होते हो, वो आप लोन दे रहे होते हो गवर्नमेंट को, ठीक है ना। वो प्राइस बॉन्ड जाहिर है या तो बैंकों से परचेज किए जाते हैं या नेशनल सेविंग नेशनल सेविंग्स जो है वहां से परचेज किए जाते हैं, तो वो गवर्नमेंट आपसे कर्जा ले रही होती है। और ये जो इनाम निकलता है, ये काइंड ऑफ अ इंटरेस्ट होता है, यानी कि ये एक सूद की किस्म होती है जो गवर्नमेंट आपको आपके पैसों के ऊपर देती है, ठीक है। ये तो होगा इंटरनल बोरोइंग। एक्सटर्नल बोरोइंग तो पाकिस्तानी होने के नाते हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, ये वो इदारे हैं कि जिनसे आमतौर पर गवर्नमेंट एक्सटर्नल बोरोइंग करती है।
ठीक है, IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, यूरोपियन यूनियन बैंक, इस तरह के इदारों से जो गवर्नमेंट डॉलर्स या पाउंड्स की सूरत में एक्सटर्नल लोन लेती है, हम उसे कहते हैं एक्सटर्नल बोरोइंग। ठीक है जी। आगे दो इसके वो रह गई, एक गैप और एक इकोनॉमीज ऑफ स्केल। ठीक है, गैप क्या है कि जो पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट ये होता है या इसका फीचर ये होता है कि ये बेसिकली गैप को फुलफिल करती है, वो गैप जो प्राइवेट कंपनीज, ठीक है, छोड़ जाती हैं। अब मैं इसकी समझ में नहीं आया कि यार प्राइवेट कंपनीज कैसे छोड़ जाती है। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूं कि इस्लामाबाद से दूर कोई 100-150 किलोमीटर दूर किसी गांव में, ठीक है, क्या वहां पर प्राइवेट कोई लोग हॉस्पिटल उस गांव में बनाएंगे? नहीं बनाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको पता है गांव वालों की इनकम नहीं है कि वो हॉस्पिटल की कॉस्ट को बर्दाश्त कर सके और हमें प्रॉफिट दे सके। एक दूर दराज गांव है, उसमें क्या वो हॉस्पिटल बनाएंगे? क्योंकि जो प्राइवेट लोग होते हैं, प्राइवेट कंपनीज होती हैं, इनका काम तो होता है प्रॉफिट मेकिंग। तो ये तो हर वहां पर हॉस्पिटल्स बनाएंगे कि फॉर एग्जांपल वहां हॉस्पिटल बनाएंगे जहां उन्हें प्रॉफिट की तवक्को है। जहां उन्हें प्रॉफिट की तवक्को नहीं है, वो वहां हॉस्पिटल, कंपनीज, स्कूल्स नहीं बनाएंगे। ये तो हमें पता है। जैसे इस्लामाबाद में शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल, ठीक है, प्राइवेट हॉस्पिटल है, अच्छे खासे पैसे लेता है और प्रॉफिट बनाता है अपना। तो अब ये शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल है या कुलसुम इंटरनेशनल हॉस्पिटल है, ये कोई दूर दराज 200 किलोमीटर दूर किसी गांव में तो नहीं बनाएंगे, क्योंकि वहां से तो उनको प्रॉफिट नहीं होना, अर्निंग ही नहीं होनी उनको। तो अब वहां कौन हॉस्पिटल बनाए गांव देहातों में? वहां कौन मेडिकल की सहूलियात दे? तो ये जो गैप होता है ना, ये गवर्नमेंट फिल करती है, क्योंकि इसका गवर्नमेंट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस प्रॉफिट मेकिंग तो है नहीं। इनका मकसद तो फैसिलिटेट करना है लोगों को, अवाम को सहूलियात देना है अवाम को। तो वो फिर उस गैप को जो कि प्राइवेट सेक्टर ने छोड़ दिया ड्यू टू नॉन प्रॉफिट एरिया, ठीक है, उसको ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, ये पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस उस गैप को फुलफिल करती है। सही है, समझ में आई बात ये? ठीक है। और फिर इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल पता नहीं आप लोगों को आइडिया है, अगर है तो बताओ, नहीं तो फिर मैं बताऊं। इकोनॉमीज ऑफ स्केल कहते हैं कि जब कोई भी काम करते वक्त अगर हम उसका दायरा कार बढ़ा दें तो हमें उस काम को करने की कॉस्ट कम हो जाती है, कम पड़ती है। इसे कहते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। जैसे फॉर एग्जांपल मैं मार्केट में अगर 1 किलो चावल लेने जाऊं तो मुझे 200 देगा, 200 रुपए का 1 किलो देगा। लेकिन मैं अगर उसे 2000 किलो चावल लेने जाऊं, देखो मुझे यार 2000 किलो चावल चाहिए, तो मैंने अपना स्केल बढ़ा दिया परचेजिंग का, तो तब वो मुझे 200 नहीं देगा, शायद मुझे 140 में दे दे, 130 में दे दे। क्यों? क्योंकि मैंने ज्यादा परचेजिंग की, मेरी कॉस्ट कम हो गई। इसी तरह गवर्नमेंट जब भी सहूलियात देती है, तो क्योंकि वो ज्यादा लेवल पर सहूलियात दे रही होती, जैसे गवर्नमेंट ने हॉस्पिटल बनाया, पूरे पाकिस्तान में गवर्नमेंट के फॉर एग्जांपल 300 हॉस्पिटल है। फॉर एग्जांपल कहते कि जी पूरे पाकिस्तान में गवर्नमेंट के 300 हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट ने उसके लिए दवाइयां परचेज करनी है, तो हर हॉस्पिटल के अलग नहीं करेगी। वो क्या करेगी, एक सेंट्रल परचेजिंग करेगी, एक ही जगह पर परचेज करेगी। तो जब सेंट्रल परचेजिंग होगी और 300 हॉस्पिटल्स के लिए परचेज होंगी, तो बल्क परचेजिंग होगी। बल्क परचेजिंग की वजह से उसकी कॉस्ट कम हो जाएगी। बल्क डिस्काउंट भी जिसको हम कहते हैं, वो होता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो गवर्नमेंट जब भी कोई काम करती है तो उसका स्केल ज्यादा होता है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट की कॉस्ट कम हो जाती है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से। ठीक है, क्लियर है? चले, आज के लिए इतना ही, कल इंशाल्लाह इसको कंप्लीट कर लेंगे।
ठीक है ना। और ये मतलब ये जो ऑर्गेनाइजेशन की टाइप बाय मोटिव हमने पढ़ी है, इसको कल इंशाल्लाह ताला कंप्लीट कर लेंगे और फिर हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा मुझे। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज। ओके जी, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।